तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करेंगे और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम की और हरियाणा के चुनाव परिणाम की। अगर हरियाणा के चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा की हैट्रिक लगती दिखाई दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं राजीव जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश कटारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और पंकज मीना जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। राजीव जी, अभी कहीं कोई संदेह की स्थिति है कि 49 में जैसे बीजेपी है तो क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाती दिखाई दे रही है, उधर एनसी और कांग्रेस सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आपको ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश आपको दिखाई देती है? देखिए योगेंद्र जी, अब ज़्यादा गुंजाइश तो नज़र नहीं आती, लेकिन जिस ढंग से जो रुझान है यदि वो परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो निश्चित तौर पे हरियाणा में बीजेपी अपनी हैट्रिक बनाने जा रही है और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन वो सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा का जो नतीजे आ रहे हैं वो एक बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो भाजपा सरकार 2 बार से आ रही थी तो उसके प्रति थी। चुनावों से पहले भी लग रहा था, भाजपा को भी लगा था, तभी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री भी बदला एंड समय में जाके। तो उसका अब रणनीतिक तौर पर भाजपा ने कहीं इस तरीके का चुनाव लड़ा। अब इसमें भाजपा की मैं ज़्यादा कामयाबी नहीं देखता। यदि ये रुझान परिणामों में आते हैं तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। कांग्रेस शुरुआत से ही एक परिवार के प्रति पूरा सारा कैंपेन दे दिया, सारे उम्मीदवारों का चयन दे दिया, जो हुड्डा फैमिली थी, तो उस वजह से वहाँ के और दूसरे नेता वो कहीं छिटके। उन्होंने अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं सबोटोज भी किया होगा कांग्रेस को। तो उसी तरीके के जो रुझान आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने एंड टाइम पर जो एक ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री बदलने का, और उसके बाद एक वर्ग विशेष के जो दूसरा वर्ग था, मतलब जिसको साफ तौर पे कहा जा सकता है जाट वर्सेस गैर जाट, को उस रूप में चुनाव को कहीं ले गए। बीच में जो कांग्रेस की बड़ी नेता थी, दलित नेता कुमारी सैलजा, उनके खिलाफ वो हुड्डा परिवार क्या हुड्डा समर्थकों की तरफ से कुछ छीटाकशी की गई, उसका भी एक कहीं असर इस पर दिखता है। सैलजा की नाराजगी भी कहीं बीच बीच में आती रही। इसी तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो एक वहाँ के बड़े नेता हैं, उनकी भी नाराजगी हुड्डा परिवार के प्रति आती रही। तो उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने पक्ष में बुनाया। तो एक और कड़ी है, किरण चौधरी भी सुनने में आ रहा है कि वो कांग्रेस के क्योंकि बड़े दिग्गज परिवार की बहू रही हैं और उनका अपना नाम रहा है, तो वो भी दीपेंद्र सिंह जो हुड्डा परिवार है उसी से नाराज होकर के और भाजपा का दामन थामा उन्होंने। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे हरियाणा की ये कांग्रेस की राजनीति का यदि हम बारीकी से आंकलन करें तो उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का एक छत्र, मतलब वो शासन हो गया कांग्रेस में अंदरूनी। तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जैसे किरण चौधरी जो बंसीलाल परिवार की थी वो आई, लेकिन कांग्रेस भाजपा के एक अशोक तंवर जो दलित नेता के तौर पे थे वो एन चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए। लेकिन आज के ज़माने में अब जो पिछले 2-3 साल से राजनीति चल रही है उसमें दल बदलुओं को कहीं लोग पसंद नहीं करते, चाहे वो बीजेपी में ने लिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कितने लोगों को लिया, क्या नतीजा रहा? उसको बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा नुकसान ही हुआ। इसी तरीके से हरियाणा में जब कांग्रेस में चले गए अशोक तंवर, तो वो ये सोच के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले गए कि कहीं जो सैलजा जो उनके विरोधी उसको बैलेंस करने के लिए कि मेरे पास भी एक दलित नेता आ गया अशोक तंवर, तो उसका कहीं जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो कहीं फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी योगेंद्र जी। जी पंकज जी, आपके पास में आना चाहूँगा। तो हरियाणा में हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में आप लोग जो सोच के चल रहे थे उसके अनुसार परिणाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, हम जो अपेक्षा कर रहे थे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। खासकर मैं हरियाणा की बात करूं, आदरणीय जैन साहब ने भी कहा कि 10 साल की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर था, उसके बावजूद हम वहां पिछली बार से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज पूरे देश के अंदर
दो विचारधारा पनप रही है। एक भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विचारधारा है जो विकास की विचारधारा है। हम विकास और अपने सुशासन के दम पे जनता के बीच में जाते हैं और उसी दम पे वोट लाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि विकास ही देश के लिए एक अहम मुद्दा होना चाहिए, और इसीलिए हम लगातार, चाहे केंद्र में हो चाहे हरियाणा में हो, हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक विचारधारा है कांग्रेस की विचारधारा, जो हमेशा से, अगर हम आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो बांटो और राज करो, कभी धर्म के नाम पे बांटो, कभी जाति के नाम पे बांटो, कभी आदिवासी दलितों को बांटो, और इसी बांट के वो अपने सरकार में आने के सपने देखती है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब हरियाणा सहित पूरे देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई है। कांग्रेस का जो ये षड्यंत्र है, जो पिछले लगातार 60-70 सालों से कांग्रेस चलाती आ रही है, उसको देश की जनता समझ गई है। और देश की जनता आज कांग्रेस को बार बार आईना दिखा रही है। जहाँ तक बात करें वो हरियाणा की, तो देखिए हरियाणा में ये बात ठीक है कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया वहाँ पे जवान, किसान, पहलवान का, और अगर हम देखें आज परिणामों को देखें तो आज जवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पहलवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहलवानों की जो एक आइडियल जिनको बना रखा था कांग्रेस ने, विनेश फोगाट, वो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हरियाणा का सही आईना दिखाने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को सही आईना दिखाने का काम किया है कि हम तीसरी बार लगातार, और पिछली बार से अधिक सीटों में हम सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार आप सब जब जानते हैं कि हम 40 सीटों पर थे, और अब हम लगभग, अगर हम सुबह से देखे परिणाम, आज अभी लगभग 10-12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और 10-12 राउंड की काउंटिंग होने के बाद भी हम वही 48-50 का फिगर मेंटेन किए हुए हैं। तो मैं इस बात के लिए पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यही फिगर और आगे जाएगा और हरियाणा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल योगेंद्र जी, जम्मू कश्मीर की हम जहाँ तक बात करें तो जम्मू कश्मीर में हम सीटों में जरूर पीछे हैं, परंतु वहाँ दो क्लियर कट चीज़ें नज़र आ रही है। पहली बात तो वोट परसेंटेज हमारा अभी भी जो एनसी है उससे अधिक है, और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस गत बार से कम सीटें पे आई है, और लगभग भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई है उनसे 1/4 के ऊपर कांग्रेस है। जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस की पोजीशन है कि दूसरी पार्टी की बैसाखियों के सारे ही अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करती है, लगभग वही पोजीशन जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी जम्मू कश्मीर में तो अभी सामने आना बाकी है। जो परिणाम की स्थिति दिख रही है वो हमको दिख रहा है कि अभी हम 27-28 सीटों पे भाजपा है, और जो एनसी है लगभग 40-42 सीटों के ऊपर है, और 7-8 सीटों पर कांग्रेस है। तो ये एक क्लियर कट मैंडेट तो नहीं कह सकते, परंतु जम्मू रीजन की हम सारी सीटें जीते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, अगर हम कश्मीर की बात करें, वैली की बात करें, तो शोपिया जैसी सीट जो किसी जमाने एक आतंक का गढ़ हुआ करती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी आज सीट जीत रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर की एक विशेष चिंता करके काम आगे बढ़ाया, धारा 370 को हमने इवेल्यूएट करने का काम किया, उसकी दिशा में जम्मू कश्मीर का परिणाम हमको बहुत सुखद है। जी कटारा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बीजेपी बड़ी संतुष्ट है जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे, और हरियाणा में हैट्रिक लगाई है, हैट्रिक ही नहीं लगाई। पिछली बार 2019 में जो मैंडेट मिला था उसमें गठबंधन की सरकार थी, और उसमें कई मजबूरियां भी रही, लास्ट में जाते जाते अल्पमत में भी सरकार आ गई थी। लेकिन यहाँ अब कोई खतरा नहीं है सरकार को। जम्मू कश्मीर में भी अगर बात करें तो जम्मू रीजन के रिजल्ट से काफी संतुष्ट हैं। कांग्रेस को इतनी कम सीट मिले हैं, वो भी इनकी एक संतुष्टि का कारण है। तो आप क्या कहेंगे सब पे? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस को मिले या गठबंधन को मिले, बात है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ा। वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे, वहाँ कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया है। परंतु जिस तरह से बीजेपी ने वाई लूटी गई धारा 370 की, कि इतना विकास कराया है हमने वहाँ पे, उसका कहीं इनका धरातल पर नजर नहीं आ रहा। जनता ने भी उसको नहीं माना। और हरियाणा में जो जिस तरह से हुआ, आपने देखा किसानों के साथ जो हुआ, 750 किसान रोडों पर शहीद हो गए एक तरह से। पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर पे हुआ, कांग्रेस कभी अनर्गल मुद्दे नहीं बनाती जो बीजेपी बनाती है। जिस तरह के छोटी छोटी चीज़ों को एक इशू बनाती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कांग्रेस धरातल पर ही काम करती है और धरातल वाले मुद्दों को ही आगे लेके चलती है। जीत हार के लिए कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। अब राजस्थान में देखो, कह रहे हैं साहब इन्होंने जिले बना दिए, वहां से ज्यादातर आ रहे, परंतु जो उन कांग्रेस को देखते जनता की ज्यादा सुविधाएं, जनता को सुख सुविधाएं मिलेंगी, उस आधार पर कांग्रेस काम करती है।
काम में भरोसा करती है। जीत हार जनता माई बाप होती है, जिसको समर्थन देती है वो चुनाव जीतता है। परंतु कांग्रेस इससे कभी भी प्रभावित नहीं होती कि रिजल्ट क्या आया है, फिर भी कांग्रेस बदस्तूर आगे से आगे काम करती जाती है और काम करती रहेगी। रिजल्ट जो भी हो, हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, आगे देखो होता है क्या। तो अभी आपको भी कुछ फेरबदल का लग रहा है इसमें? देखिए, विनेश फोगाट जी अभी पीछे थी और फिर वो वापस आगे होगी, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, आप भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन अच्छा, पे। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, हालांकि आप हमारे साथ में जयपुर स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली को भी अभी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काउंटिंग स्लो है, उसके आंकड़े स्लो डाल रहे हैं। इन सब चीजों का फर्क क्या पड़ता है? वो स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा बोलने के लिए कुछ नहीं होता। जब आंकड़े थोड़ा लेट आएंगे तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, स्पष्ट आंकड़े आएंगे, सारी चीज सुचारू रूप से सटीक जानकारी मिलेगी तो उस पर ही अपन बोल पाएंगे। तो अभी अपन उस तरह से बोलने की स्थिति में नहीं है कि अंदरूनी चल क्या रहा है, अभी हम किस पोजीशन पे इस समय। जी, तो राजीव जी, जयराम रमेश का भी देखा मैंने, शैलजा का भी देखा, कमीशन की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कि स्लो है, अभी आंकड़े हैं, जल्दी अपडेट नहीं कर रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जो चल रहे हैं वही कमीशन की साइट पे चल रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जयराम रमेश ने एक रास्ता निकाला है, बीजेपी कह रहे हैं कि तो एक रोने के लिए रास्ता निकाला हुआ है इन्होंने। ये कोई अभी दम वाली बात लगती है कि कमीशन के स्लो काम करने से या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं योगेंद्र जी, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं पार्टी के, और जिसके पक्ष में नतीजे नहीं आते वो इस तरीके के आरोप लगाता है। ये हम पिछले कई चुनावों से देखते आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, यदि इनके पक्ष में नहीं आते तो वो भी इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और कमीशन एक जिसको कह सकते हैं कि मतलब इजी टारगेट राजनीतिक दलों के लिए होता है, वो चीज़ है। लेकिन जब चुनाव हुए, आपने देखा होगा सवेरे जब पक्ष में नतीजे आ रहे थे तब कांग्रेस के जो बयान आ रहे थे वो बड़े गदगद करने वाले थे। लेकिन अब जो उलटफेर हुआ उसके बाद उनके सुर बदले, तो उन्होंने निशाने पे कमीशन को लिया, चुनाव आयोग को। तो ये एक चीज़ चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो अंतिम परिणाम आएंगे वही सबसे मान्य रहेंगे और वही सबको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चुनाव परिणाम। लेकिन एक राहत की बात ईवीएम के लिए कही जा सकती है, अभी तक किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा उस पर। हाँ, नहीं योगेंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको ईवीएम की इज्जत बच रही है, ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन चुनाव आयोग को जरूर कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन वो गलत है, अब नहीं लेना चाहिए। चुनाव जब पूरे हो गए, संपन्न हो गए, मतगणना के अंतिम दौर चल रहा है, परिणाम आने वाले हैं, तो उससे पहले अब क्या कहना। लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक निश्चित तौर पर हरियाणा बीजेपी ने एक अचंभे वाली जीत दर्ज की है। 2014 में, अभी जैसे पंकज जी भी बता रहे थे कि हम 2019 में 40 थे, लेकिन पंकज जी मैं आपको बता दूं 2014 में आप 47 सीटें जीते थे, जबकि आपका उस समय बड़ा जलवा था नरेंद्र मोदी का, पहली बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार बनाई थी। यदि 49 जो अभी रुझानों में आ रहे हैं, ये परिणाम आ जाता है तो 2014 से भी आप 2 सीटें ज्यादा जीत सकते हैं। अब तक की सर्वाधिक सीट कही जा सकती है बीजेपी। बिल्कुल अब तक की, जबकि 2014 में बड़ा पीक पे था बीजेपी का, 10 की 10 लोकसभा सीटें वहां जीती थी। इस बार तो 5 ही सीटें जीत पाए, लेकिन फिर भी विधानसभा में यदि 49 सीटें आती हैं तो 2014 का जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं बेटर परफॉर्मेंस इस बार दिख रही है। लेकिन इसके पीछे योगेंद्र जी कोई सरकार का वहां का कोई 10 साल का अच्छा काम हो, ये हो, वो मैं नहीं मानता। निजी तौर पे मैं ये मानता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन चुनाव है तो नतीजे जो आते हैं वो माने जाते हैं, उससे ही भाजपा तो निश्चित तौर पर कि हमारा 10 साल का अच्छा शासन था, ये था। लेकिन जो माना जाता है, अभी भी वोट परसेंट, अभी मैं यहाँ स्टूडियो में आने से पहले ये देख रहा था, वोट परसेंटेज के हिसाब से वोट कांग्रेस का कहीं ज्यादा है, सीटें बीजेपी की ज्यादा आ रही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब वो अंतिम जो आंकड़े आएंगे उससे ही हम कोई एक अपनी धारणा बना सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो चीजें सामने दिखाई दे रही थी वो यही थी। लेकिन देखिए परिणाम जो आते हैं बात वही होती है, आपने पढ़ाई पासबुक से की, किताब से की, या रात भर सोते रहे, परिणाम क्या आया उस पर डिपेंड करता है। हालांकि एसओजी जिन चीज़ों की जांच कर रही है उस टाइप के भी परिणाम नहीं चाहिए, आपके इंडिविजुअल परिणाम अगर कोई सामने आता है तो वही सब कुछ इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। परिणाम आए हैं और बीजेपी उससे उत्साहित है। ये हरियाणा का चुनाव बेशक 90 सीट का चुनाव हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट को लेकर के विश्लेषकों का लगातार ये कहना था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे भी इसका असर पड़ सकता है। अगर कांग्रेस जीत जाती है
तो उसे एक बड़ी ऑक्सीजन के रूप में ये चुनाव परिणाम मिलेंगे और उससे उत्साहित कार्यकर्ता इन दोनों राज्यों में काफ़ी ताकत लगा पाएंगे। लेकिन अगर यही सब कुछ बात है तो बीजेपी में भी जान की बात कही जा सकेगी, और बीजेपी क्यों बाजी छोड़ना चाहेगी। तो पंकज मीणा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। हर रिजल्ट का कुछ इम्पैक्ट आता है, नहीं आता है, मिली जुली चीज़ें होती हैं। मैं एग्जिट पोल की तरह मानता हूँ इसको भी। एग्जिट पोल भी कई खरे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अब एग्जिट पोल जिस तरह से धराशायी हुए हैं अभी, वो मुझे लगता है कि कईयों को लड्डुओं की साई दे चुके थे, कई जगह लड्डू बन चुके थे, वो अब कोई काम के नहीं रहेंगे। हालांकि जनता को खिलाए जा सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो ऐसे ही एक राज्य का दूसरे राज्य में कोई ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट आता है। देखिए, निश्चित रूप से इम्पैक्ट तो आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हरियाणा की जहाँ तक मैं बात करूँ, आदरणीय जैन साहब अभी कह रहे थे कि भाई सरकार का इम्पैक्ट नहीं था, जबकि मैं इसमें थोड़ा सा एक बात एडिशन करना चाहूँगा कि देखिए, लगातार तीसरी बार सरकार आना, मैं समझता हूँ कि सरकार का इम्पैक्ट तो था ही था, और वो भी पिछले 2 बार से अधिक सीटें आना, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु हरियाणा में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा असर करी, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव के जो प्रचार वगैरह था उसे प्रारंभ होने से बहुत पहले ही हरियाणा को जातियों में बांटने का काम किया। परंतु एक बड़ा चीज़ क्या हुई कि राहुल गांधी जी ने जब वाशिंगटन डीसी के अंदर जाके बयान दिया आरक्षण को हटाने को लेके, जब उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो चीज़ वहाँ हरियाणा में बहुत इम्पैक्ट करी। और राहुल गांधी जी का जो बयान है उसका तुरंत एक रिफ्लेक्शन ये आया कि हरियाणा के चुनाव के अंदर जो कांग्रेस की कद्दावर नेता है कुमारी शैलजा बिल्कुल आउट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ उसी दिन कि भाई कांग्रेस तो वाकई ये तो समाज को, जातियों को बांट बांट के केवल अपना उल्लू सीधा कर रही है, और शायद इस कारण से कांग्रेस को ये आज बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो जहाँ तक बात है आपके प्रश्न की कि दूसरे राज्य में फर्क पड़ेगा क्या, तो सरकारों के परफॉर्मेंस उसका हमेशा दूसरे राज्यों में फर्क पड़ता है। और जनता आज की तारीख में विकासवादी हो गई है, ना कि जातिवादी। अब जो हमारे देश की जनता है वो एक समय गया कि हम आज़ाद हुए थे और आज़ादी के लगभग 60-70 साल तक कांग्रेस ने केवल जातीयता में बांट बांट के शासन करते रही। परंतु अब ये मोदी एरा है, और ये मोदी एरा के अंदर मैं समझता हूँ कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और यही विकास हमको हरियाणा में तीसरी बार ला रहा है। तो महाराष्ट्र में फिर हम पुनः सरकार बनाएंगे इसी विकास के मुद्दे के ऊपर। जी चलिए, विकास का एजेंडा और विकास के मुद्दे का दावा कर रहे हैं पंकज मीणा साहब। मैं कटारा साहब आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, ये माना जा रहा था कि अगर ये हरियाणा की सरकार बनाती है कांग्रेस तो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी असर पड़ेगा। अभी आपको क्या लगता है कि कुछ इम्पैक्ट आएगा इसका? अगर आपके आता तो बीजेपी भी आना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अलग क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। अब वहाँ मुद्दा आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में अभी डिप्टी सीएम ने सुसाइड करने की कोशिश की। वहाँ अभी डिप्टी स्पीकर ने जो सुसाइड करने की कोशिश की, तो इस तरह का जो वहाँ माहौल है, आरक्षण का जो माहौल चल रहा है वो अलग तरह का है वहाँ। तो ऐसा थोड़ा सा इफेक्ट आता है, थोड़ा कार्यकर्ता का है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। परंतु लोकल मुद्दे अब हावी होने लग गए। अब हर आदमी समझदार है। अब हरियाणा की बात महाराष्ट्र वाला नहीं करता, महाराष्ट्र की बात हरियाणा वाला नहीं करता। लोगों के व्यक्तिगत और क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उस मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है और उस मुद्दे पर ही लड़ते हैं। जैसे राजस्थान में प्रधानमंत्री जी आए, 400 रुपये 450 रुपये का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरे भारत में नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के, उनको पूरे भारत में घोषणा करनी चाहिए थी वो सिलेंडर की, परंतु उन्होंने राजस्थान का ही नब्ज पकड़ी, राजस्थान के मुद्दे उन्होंने पकड़े। तो इस तरीके से क्या है कि हरियाणा का कोई ज़्यादा बहुत असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर में तो हम सरकार बना ही रहे हैं, इसका भी कुछ असर होना चाहिए अगर इसका असर होता है तो। बाकी महाराष्ट्र में आप देखना, महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और सरकार भी बनाएगी। चलिए राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर ये चुनाव परिणाम देखें, 90 सीट हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या होगा। जम्मू कश्मीर पे एक अलग था। जम्मू कश्मीर में माना जा रहा था कि चलिए, पर हरियाणा के चुनाव की चर्चा ज़्यादा थी, एनसीआर का हिस्सा भी था, और ये माना जा रहा था, विश्लेषक ये कह रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर भी इसका असर आएगा। कुछ ऐसा लगता आपको? देखिए, दूसरे हर राज्य की अपनी परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य का थोड़ा असर तो पड़ता ही है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में असर पड़े न पड़े, लेकिन दिल्ली जो आने वाले समय में चुनाव होने वाला है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। और भाजपा के लिए हरियाणा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वो चारों तरफ हरियाणा से
घिरी हुई है। तो हरियाणा में उसकी सरकार होना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है दिल्ली के चुनाव के लिए। लेकिन अब आने वाले समय में जैसे राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं, तो राजस्थान में जैसे स्थिति भाजपा की बड़ी खराब मानी जा सकती है, क्योंकि 7 में से 6 सीटें उसके खिलाफ में, एक ही सीट उनकी है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेताओं के बयान भी आ रहे थे, प्रभारी के जो बयान आया कि हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन वो एक निराशाजनक बयान था, वो देना नहीं चाहिए था, क्योंकि सत्ताधारी दल के उपचुनाव जो होते हैं कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के पक्ष में माने जाते हैं कि वो आसानी से उन चुनावों को जीत सकती है। लेकिन प्रभारी ने जिस ढंग से बयान दिया, वो कार्यकर्ताओं में निराशा तो कहीं ना कहीं पनपी होगी। लेकिन अब जो हरियाणा का रिजल्ट आया है वो मैं उस रूप में भी देखता हूँ कहीं ना कहीं भाजपा को राजस्थान में बूस्टर डोज के रूप में काम में आ सकता है, क्योंकि 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। अब 7 में से कितनी भाजपा जीतती है क्या है वो एक भविष्य की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पड़ोसी राज्य होने के कारण राजस्थान में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह पनपेगा, जो वहाँ की सरकार तीसरी बार बन रही है उससे। जी योगेश जी, बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करता है, और निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि अगर एक पार्टी को ऑक्सीजन मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, तो ये तो कहा जा सकता है। हालांकि देखिए अभी हर राज्य की अपनी एक अलग परिस्थितियां होती हैं, वहाँ पे क्या है। एक अभी पंकज जी कह रहे थे कि सब विकास के लिए सब चीज़ें हुई और विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ा गया पूरा ये, और विकास ही हमारा एक अलग तरह की थ्योरी मोदी जी ने बनाई है। लेकिन आप देखते हैं कि मंच से अभी पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा होगा कि विकास के एजेंडे से ज़्यादा गांधी परिवार पे मोदी साहब से लेकर के सभी लोगों को मैंने देखा निशाना साधते नजर आए। तो विकास का एजेंडे से ज़्यादा आपको नहीं लगता कि ये रहा गांधी परिवार हो चाहे परिवारवाद हो? देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद भाजपा के कहीं ना कहीं सोच में बदलाव आया, क्योंकि वो विकास के और उन चीज़ों के मुद्दे पे वो लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे जो उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। सरकार बेशक जरूर बनी, लेकिन वो नतीजे सामने नहीं आए। तो हरियाणा का जो अभी चुनाव लड़ा गया वो निश्चित तौर पे परिवारवाद के नाम पे लड़ा गया। भाजपा ने वहाँ के जो बड़े नेताओं के तो उनके परिवार के लोगों को टिकट खूब खुल के बांटे, उनको दिए, कहीं उनकी नाराज़गी नहीं आ जाए। लेकिन उससे पहले भाजपा एक कड़ा रुख अपनाती थी कि परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक अलग चीज़। लेकिन परिवार पे भी, गांधी परिवार पे जो आक्रमण किया, लेकिन आप देखिए 10 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा में, वो कहीं कुछ जो परिवार के रावत बाड्रा के खिलाफ जिस तरीके से वो करते थे, माहौल बनाते थे कि ये चीज़ें हैं, वहाँ उनकी कुछ कमियां निकालते थे कि उन्होंने कुछ घपले किए या कांग्रेस शासन में उनको फ़ायदा पहुंचा, लेकिन 10 साल के शासन में वो एक भी चीज़ साबित नहीं कर पाए। तो या तो भाजपा को साबित करनी चाहिए थी या नहीं थी, या ये कि राजनीतिक के बयानबाजी थी कि गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन ये हर चुनाव में, पिछले 4-5 चुनाव हम देखते आ रहे हैं, हर चुनाव में विपक्ष गांधी परिवार पे ही अटैक करता है, और कांग्रेस उस चीज़ को अब मानती भी नहीं है कि ठीक है हमारे तो वही सर्वमान्य नेता हैं, वही परिवार है, उसी के बलबूते हम आगे बढ़ रहे हैं। जी योगेंद्र जी, तो लगातार आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चुनाव परिणाम की से जुड़ी ताज़ा जो जानकारी है आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।